अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रयाब आरिफ। कोरोना वायरस ने जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर को अपना निशाना बनाया है, उस वक्त से अब तक मीडिया पर एक महाजराए किसी कैफियत है। नौबत यहां तक आन पहुंची कि खुद सलमान शहबाज समेत दीगर मरकजी रहनुमा मौजूदा हुकूमत को उनके मुतासर होने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बहरहाल सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन की जमातें इससे बच नहीं पाई हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि मुल्क के लिए अपनी खिदमात उसी वक्त सर्व की जाएं जब आप इक़्तिदार की कुर्सी पर हों? क्या बतौर सियासी जमात आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि ऑपोजिशन में ही सही, लेकिन आप ऐवान नुमाइंदगान में अपने वोटर्स की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और हमारे प्यारी अवाम न जाने शायद हुकूमत को ऐसा करने पर मजबूर करने वाली है। हाथ जोड़कर भी अपील हो गई, मुस्कुराकर भी कह लिया। प्राइम मिनिस्टर भी हर दूसरे तीसरे दिन अवाम से बराह रास्त मुखातिब हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते हुए केसेस इस बात का सबूत हैं कि अवाम अभी भी इस वायरस के खतरे को भांप नहीं पाए हैं। लिहाजा वक्त आ चुका है कि अब भारी जुर्माने और सजाएं दी जाएं। फिर ये कि कल नए माली साल 2021 का बजट पेश किया जा रहा है, और हर बार की तरह पूरा साल महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम एक बार फिर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे अफसरान से खैर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोरोना से मुतासरा मईशत की सूरत हाल में क्या अवाम दोस्त बजट मिल पाएगा, और ऐसे में क्या वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदा मुआशी टीम मुल्क को बहरान से निकालने की अहलियत रखती है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल शुएब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सिद्दीकी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ प्रोग्राम में सहाफ़ी तज्ज़ियाकार से कुछ ही देर में रज़ा रोमी साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। गालिबन रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम रज़ा रोमी साहब। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब की, कि जब से उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है उस वक्त से अब तक हम देख रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब हों, शाहिद खगान अब्बासी साहब हो, मरियम औरंगजेब साहिबा हो, हमजा शहबाज शरीफ हो और उनके साहबजादे सलमान शहबाज, सभी उनके कोरोना से मुतासर होने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बल्कि ये तक कहा गया कि शायद इसकी जिम्मेदार हुकूमत है अगर उन्हें कुछ होता है तो। अब मैं यहाँ पर बात सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही बात नहीं कर रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात कर रही हूँ, दीगर ऑपोजिशन जमातों की भी बात कर रही हूँ कि क्या ये लोग अवाम के लिए आगाही मुहिम या किसी भी किस्म के इक़दामात उसी वक्त उठाएंगे, या आगाही मुहिम उसी वक्त चलेगी कि अगर ये लोग इक़्तिदार में होंगे? इस हवाले से आगाही मुहिम चलाने के लिए क्या कोई किरदार अब तक अदा किया गया है इन सियासी जमातों की जानिब से? नज़ीर लगारी साहब, आपसे आगाज़ करूँ, बताइएगा आपने अब तक सियासी जमातों के हवाले से बतौर सियासी जमात किसी को देखा है अभी तक आगाही मुहिम चलाते हुए? मेरे ख्याल में लोगों के पास आगाही गई है, लोगों के पास आगाही है, उनको मालूम है कि मुल्क के अंदर एक वबा आई हुई है, बल्कि दुनिया के अंदर एक वबा आई हुई है। असल में हुकूमतों के रवैये तय करते हैं कि लोग किस तरह फॉलो करेंगे। आपने देखा था जब सिंध में शुरू में लोगों ने जब हुकूमत ने कहा था कि वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और लोग एहतियात करें, तो लोग बहुत एहतियात करते थे और लोग उन्होंने लॉकडाउन को भी कबूल कर लिया था और पहले 1-2 हफ्ते सड़कों पर रश नहीं हुआ था। इसी तरह से आपने देखें, ये भारत पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और यहाँ पर सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के, इसी तरह से 2 हुकूमतें आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं। वहाँ पर भी एक तो ये कि बहुत इत्मीनान बख्श है कि वहाँ पर तादाद बहुत कम है मुतासरीन की, और मुतासरीन की कम तादाद होने के अलावा वहाँ पर अमवात भी कम हुई हैं, और वहाँ पर भी आगाही मुहिम जो है वो वही है जो पाकिस्तान भर में एक जैसी है। असल मसला ये होता है कि मरकज़ क्या कर रहा है, वफाक क्या कर रहा है? क्या वफाक ओनरशिप दे रहा है? क्या वफाक लोगों को कह रहा है? वफाक सिर्फ भाषण देता है, और वफाक की तरफ से जो जिम्मेदार लोग हैं वो सिर्फ लोगों को तड़ियाँ देते हैं। ये लोग नहीं करते जी, लोग किसी काबिल नहीं है भाई, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। आप अगर वज़ीर आज़म 15 आदमियों के हमरा सड़क पर जा रहे होंगे और 15 लोगों में से 14 लोगों ने
मास्क लगाया होगा, वजीर आजम ने नहीं लगाया होगा, तो लोग लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, लोग वजीर आजम को फॉलो करेंगे। अच्छा। और लोग देंगे यार वजीर आजम है और 68 साल का नौजवान है तो उसको कुछ नहीं हो रहा है और हमें क्या हो जाएगा। तो असल में वजीर आजम ने ओनरशिप नहीं दी है इस सारे के सारे मामले को, सारे मसले को। वो दीगर मामलात पर तो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर बात करते रहे हैं और ताजरों की, सनतकारों की नुमाइंदगी करते रहे हैं और दुकानदारों की और कारोबार करने वालों की, ट्रांसपोर्टरों की नुमाइंदगी करते रहे, लेकिन मासेस की, आम आदमी की नुमाइंदगी और उनकी जिंदगी की नुमाइंदगी उन्होंने नहीं की। ठीक, चलो लगारी साहब, हम हुकूमत पर तो आए रोज तनकीद करते रहते हैं, मैं आज बात अपोजिशन की कर रही हूँ कि अपोजिशन ने किस तरह से रोल प्ले किया। मुजम्मल सोहरावर्दी साहब बताइएगा, कोई नजर आई आपको किसी भी सियासी जमात की तरफ से कोई भी आगाही मुहिम चलती हुई? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर्स में और लोगों में हिफाजती किट्स बांटी, मास्क बांटे हज़ारों की तादाद में हमने देखा। उसके अलावा जमात इस्लामी को देखें, वो भी हुकूमत में नहीं है, उनकी तंजीम अल खिदमत ने कितनी बड़ी तादाद में राशन बांटे। और भी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने अपने तौर पे कंट्रीब्यूट किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि अपोजिशन ने कुछ नहीं किया है, अपोजिशन ने अपनी तौर पे एक रोल अदा किया है। अब ये अलग बात है कि हमारी हुकूमत चूँकि अपोजिशन के साथ ना बात करने को तैयार है ना बैठने को तैयार है। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें मुल्क में इतना बड़ा क्राइसिस है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इतना हाईएस्ट फोरम बना हुआ है, उसमें अपोजिशन का एक भी नुमाइंदा नहीं आप साथ बिठाते, उनको ब्रीफ नहीं करते हैं। आज तक हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को ब्रीफ नहीं किया है। आप बात करने को तो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन लीडर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो उनका मजाक उड़ा रहे थे, वो कोई उनके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे थे। हमारे यहाँ तो दुश्मन भी बीमार हो जाए तो हम उसकी इयादत करने चले जाते हैं, साथ गैर की इयादत करने चले जाते हैं। एक कल्चर है पाकिस्तान में इखलाकी रवादारी का, बाहमी एहतराम का, और जमहूरियत तो इसका हुस्न है। और हमारे देखें आज प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर का टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है और वो उनका कैसे मजाक उड़ा रहे थे कि वो मास्क पहन के लैपटॉप के आगे बैठ गए। भाई आप मास्क नहीं पहनते हैं, जबकि आपके पूरे वुज़रा आज भी मास्क पहन के बैठे हुए थे, आपने नहीं पहना हुआ था और आप पूरी कौम को तलकीन कर रहे थे कि आप मास्क पहना करें जबकि आप नहीं पहनते हैं। और अगर अपोजिशन लीडर ने मास्क पहना हुआ था तो आप उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उसका तस्दीक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर आप मेरे से ये सवाल कर रही हैं कि अपोजिशन ने कोई आगाही मुहिम चलाई है या नहीं चलाई है। देखें, इस मुल्क में जो कल्चर परवान चढ़ाया है इस हुकूमत ने, उस कल्चर में ही जिंदा रहना है, उससे बाहर तो नहीं हम जिंदा रह सकते। यहाँ कुछ वज़रा की ड्यूटी सिर्फ अपोजिशन को गालियाँ देने की है, उनकी वजारत सिर्फ इसी बात पर है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन को मलाइन करना है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ, आप जमात इस्लामी को लें, उनकी जो अल खिदमत के तहत राशन बांटा गया है लाखों की तादाद में, कराची में लगारी साहब उसकी कोई तस्दीक कर सकेंगे, लाहौर बहुत बांटा गया है। फिर PMLN ने हिफाजती किट्स बांटी है, मास्क, ग्लव्स, और डॉक्टर्स जिस वक्त कह रहे थे कि हमें नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने अस्पतालों में जाकर, जो साबिक हेल्थ मिनिस्टर थे सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर, मुख्तलिफ अस्पतालों में हिफाजती किट्स बांटने गए हैं और हज़ारों की तादाद में बांटे। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन ने कुछ नहीं किया है, हम उसको रिकग्नाइज नहीं करना चाहते। हम इस मुल्क से अपोजिशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये मर जाएं, दफन हो जाएं, अल्लाह करे इनका कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये सारी अपोजिशन मर जाए, सूनिया हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिरे, बस यही हमारी ख्वाहिश है। ठीक है, मुजम्मल सोहरावर्दी साहब बहुत काम किया है और इस हवाले से हम उस हवाले से आपने ये भी बताया कि जो अभी तक की सिचुएशन है वो कि हुकूमत की चीज़ों को ज़रा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, बयान किया जाता है। जनरल साहब, कमिंग टू यू, ये आप समझते हैं कि अभी तक जो भी कुछ रहा 3 से 4 माह के दौरान, हुकूमत के अलावा आपने अपोजिशन को भी देखा आगाही मुहिम चलाने के लिए, कोई भी आपने एक्टिविटी देखी, कोई भी अवेयरनेस कैंपेन देखी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक जिस तरह एहसास प्रोग्राम था उस वक्त लोगों ने, मुख्तलिफ पार्टीज ने जाके अवाम में राशन बांटे, ये किए, लेकिन ये आगाही नहीं है। ये आपने एक मुश्किल वक्त में अवाम को कुछ सहूलत दी जाके। आगाही ये है कि उनको उस खतरे का एहसास दिया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह आप एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये वबा फैलती है और ये वबा कितनी खतरनाक है कि आपको कुछ दिन पता ही नहीं चलता कि आप इसको उठा के फिर रहे हैं।
और फिर जब पता चलता है तो उस वक्त तक आप कई और लोगों को लगा चुके होते हैं। आगाही ये है कि लोगों ने एहतियात बरतनी है, उन्होंने अपना दिफा कैसे करना है, दूसरों के लिए कैसे उन्होंने वबाले जान बनने से बचना है। ये वो चीजें हैं जो आगाही थी। वो दुख की बात यह है कि वो इन्होंने कतन कुछ नहीं किया, एक दमड़ी का काम नहीं किया कि अगर ये क्यों कह दे कि किसी पार्टी ने ये आगाही मुहिम चलाई। लफ्ज आगाही आपने सवाल में रखा हुआ है, आपने खैरात या पैसे बांटने का या राशन बांटने का नहीं रखा हुआ, वो बांटा है लोगों ने राशन जाके। लेकिन आगाही की आज जरूरत है बड़ी अशद। मैंने आपके साथ भी एक पैगाम शेयर किया था, गैलप ने सर्वे करवाया है, वो कहते हैं कि 50% से ज्यादा इस मुल्क के लोग जो हैं वो यकीन ही नहीं कर रहे कि कोरोना भी कोई चीज है। आगाही ये देनी है उनको, आगाही ये देनी है कि भाई ये सना मक्खी इलाज नहीं है, पागल हो जाओगे इसके पीछे। आगाही उनको ये देनी है कि प्याज का जूस पी के आप ठीक नहीं होंगे। आगाही हमने उनको ये देनी है कि जनाब आप ये हकीमों के चक्कर में ना पड़े। ये आगाही अगर किसी ने दी है तो मुझे वो बता दिया जाए। नतीजा ये है कि या तो लोग यकीन ही नहीं कर रहे इस पे कि कोरोना भी कोई मसला है यहां पे, या अगर किसी को हो गया तो वो सना मक्खी ढूंढते फिर रहे। सना मक्खी जो है वो सारे मुल्क से खत्म हो गई, मिल नहीं रही। 4,500 रुपए किलो उसका रेट हो गया, सिर्फ इस वजह से कि बेवकूफ लोग जिनको कि कोई आगाही किसी ने नहीं दी, वो जाके सना मक्खी के पीछे लग गए। तो ये वो दुख है। मेरा ख्याल हम प्रॉब्लम को सही तरीके से एड्रेस करने की बजाय किसी और सड़क पे जा निकलते हैं। आगाही आज भी जरूरत है देने की, हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और तमाम हर शोबे के आदमी को, अगर एक ऑफिस है और उसमें कोई उनका हेड क्लर्क है और 6 क्लर्क है उसमें बैठे हुए, तो हेड क्लर्क की जिम्मेदारी है कि खुद भी सीखे और दूसरों को भी बताए। ये सोशल मीडिया पे जो गंद चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, इसके बारे में आगाही देनी है कि ये रोज एक आदमी खड़ा हो जाता है एक वीडियो बना के और वो उनको कहता है मैंने गर्म पानी पिया उससे मैं ठीक हो गया, लिहाजा आप सारे गर्म पानी, वो हमाम की टूटी के साथ जाके मुंह लगा के लोग बैठ जाते हैं। इससे तो नहीं ठीक हो गए ना भाई। ठीक है, आगाही ये है। सो मैं समझता हूं कि किसी ने कोई आगाही नहीं दी और हुकूमत जो थोड़े बहुत टेलीविजन चैनल्स के जरिए इश्तिहारबाजी कर रही है या आपको टेलीफोन पे जो तकरीर सुनने को मिलती है, इसके अलावा किसी पार्टी ने, किसी शख्स ने, किसी अदारे ने कोई आगाही की मुहिम नहीं चलाई। रसीम सिद्दीकी साहब, अगर आगाही दी गई होती तो शायद हमें शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान नजर ना आते नैब में पेशी के दौरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रियाब, आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में कभी कभार कोई जानवर अगर मर रहा हो या कोई इंसान मर रहा हो तो ऊपर गिद्ध फिर रहे होते हैं और वो उसके मरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये मरेगा और कब इसका गोश्त खाएंगे। मैं तो कहूँगा कि अपोजिशन का किरदार पाकिस्तान में कोरोना वायरस आने के बाद बिल्कुल इस तरह रहा है कि वो इंतज़ार करते रहे कि लोग मरें और हम वफाक पे या इमरान खान पे या PTI की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। इन्होंने बिल्कुल कोई किरदार अदा नहीं किया। आप मुझे बताइए कोई मैसेज इनकी तरफ से जो आगाही का आया हो, या इन्होंने अपनी कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को कोई आगाही मुहिम दी हो या पीपल्स पार्टी ने कोई अपनी आगाही मुहिम दी हो। मुझे याद है कि रमज़ान में बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई थी जरदारी हाउस में, तकरीबन 5:30 बजे, यानी कि रोज़ा खुलने से कुछ देर पहले, और लोग करीब करीब बैठे थे, कैमरामैन भी करीब करीब खड़े थे और उन्होंने एतराज़ किया कि आपने इस तरह की कॉन्फ्रेंस बुला ली, खुली जगह बुलानी चाहिए थी। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो रोज़ा खुलने का टाइम था, तो लोगों ने कहा कि आपने कोई हमारे रोज़ा खोलने का बंदोबस्त किया है? तो उन्होंने कहा नहीं, कोरोना की वजह से हमने नहीं किया। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो बंदोबस्त कर लिया आपने, लेकिन हमारा रोज़ा खुलवाने तो आगाही मुहिम बिल्कुल कहीं पर भी नहीं दी गई। आप ये देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उनका अपना बयान है कि ये जो मुझे कोरोना मेरा मुस्बत आया है, ये शहबाज शरीफ की जो पेशी हुई है उस पर मैं वहाँ पे गया था और हमारे वहाँ पे कारकुनान ने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो जो लोग अपने कारकुनान को जो है वो तमीज़ के दायरे में नहीं ला सके या उनको मना कर देते कि भाई पेशी ज़रूर है लेकिन आप लोग वहाँ पे बिल्कुल ना आए, सख्ती से मना किया जाता, ये खुद भी ना जाते, हाज़िरी लगा के इन्होंने क्या सिर्फ यही दिखाना होता ना कि जी हम आपके बहुत लॉयल हैं। इस कोरोना के दौर में जब लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है, आप सिर्फ बयान पे बयान दागे जा रहे हैं। सिंध हुकूमत वाले कहते हैं जी कि हमने बड़े कारनामे दिखा दी। भाई तुमने कोई कारनामा दिखाया तो नज़र तो आए ना, कम अज़ कम पीपल्स पार्टी के लोगों को भी कोरोना हुआ है, PTI के लोगों को भी हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आप देखें कि स्नैप के वाक़े के बाद कितना ज़्यादा कोरोना फैला है। तो जो आगाही मुहिम इनको देनी चाहिए थी, इन्होंने बिल्कुल अपना कोई किरदार अदा नहीं किया, सिर्फ सियासी पॉइंट्स
स्कोरिंग के लिए जो है इन्होंने बयानबाजियां दी हैं और हर तरफ जो है वो एक गदर मचा हुआ है और अपना कोई भी काम की चीज नहीं की गई। इस मुश्किल की घड़ी में भी सियासी जुमलाबाजी के नजर हो रही चीजें। जी जनरल साहब, वेरी क्विकली। एक मिनट, मैं जल्दी, मैं एक पार्टी का इतराफ करना भूल गया जिन्होंने अपनी रिसर्च की बुनियाद पे आगाही मुहिम का आगाज किया। वो मौलाना फजल रहमान है जिन्होंने कहा कि जब आदमी सोता है तो कोरोना वायरस भी साथ सो जाता है। ये वाहिद आगाही का एक उन्होंने पैगाम दिया है और कोरोना वायरस वाकई सोया हुआ है जो मौलाना जगाएंगे अभी। रज़ा रोमी साहब बताइए, जब आगाही मुहिम को अवेयरनेस कैंपेन होती है तो हमने देखा है तशहीर भी साथ साथ होती है, फिर वो ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो या किसी भी सोशल वेबसाइट पे। कहीं नजर आई आपको ऐसे कोई अवेयरनेस कैंपेन चलते हुए किसी भी ऑपोजिशन की तरफ से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से? पहली तो ये बात है कि अगर आप ऑपोजिशन का जिक्र कर रही हैं तो ऑपोजिशन की दो ही बड़ी पार्टियां हैं, पीपीपी और पीएमएलएन। जहां तक पीपीपी का सवाल है तो वो तो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और उनकी रिस्पांस और उनका काम सबके सामने है। कोरोना वायरस के आगाज से फरवरी मार्च से ही सबसे ज्यादा स्पीडी रिस्पांस जो था वो सिंध हुकूमत का था। ये हकाइक हैं, इनको झुटलाना चाहते हैं लोग तो झुटलाएं, लेकिन सबके सामने है। चाहे वो लॉकडाउन का मसला हो, चाहे वो कैंपेन्स का मसला हो, चाहे वो अस्पतालों में हेल्थ कैपेसिटी को बूस्ट करने की बात हो, तो वहां पे बिल्कुल मुराद अली शाह ने लीडरशिप भी दिखाई और वो बार बार ये कहते रहे मरकज से कि आइए हम मिलकर इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन अभी जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन के साथ काम ही नहीं करना चाहती। अव्वल दिन से ही उनका ये ख्याल है कि वो खुद से चलाएंगे ऑपोजिशन को। वो समझते हैं सारे चोर और डाकू हैं और इनके साथ अगर बात कर लेंगे तो उनका जो दूध में धुला हुआ इमेज है वो कहीं खराब ना हो जाए। तो बात ये है कि ये काम जो है ऑपोजिशन का नहीं होता। रियासत एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, उसमें हुकूमत वक्त के पास वसाइल हैं, महकमे हैं और तमाम तर वो लवाजमात हैं जिनके साथ अब अवेयरनेस कैंपेन होती है। अवेयरनेस कैंपेन भी चली हैं और ये बात नहीं है SMS के जरिए लोगों को मालूमात जा रही हैं, जगह जगह टीवी पर अनाउंसमेंट है और बहुत सी बातें कही हैं। लेकिन जो हुकूमती एहलकार जो होते हैं खुसूसन सीनियर पोजीशंस पर, उनका जो रवैया और जो कॉन्डक्ट होता है लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर एक साहिब इक़्तिदार शख्स मास्क नहीं पहनेंगे तो लोग कहेंगे कि मास्क पहनना इतना जरूरी नहीं है। और वो अभी बात हो गई है, इमरान खान साहब अक्सर औकात मास्क नहीं पहनते। अभी जब एक बड़ी मशहूर पिक्चर है कि जब वो गए हुए थे किसी मिलिट्री ऑफिस में, मेरे ख्याल से DG ISI से मिलने और उनके साथ आर्मी चीफ भी थे, उन दोनों ने मास्क पहने हुए थे, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी पहने हुए थे। इसी तरह जब वो मीटिंग्स होती हैं या प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं तो उनकी काबीना के जो मेंबरान हैं वो उन्होंने मास्क पहने होते हैं और वो उन्होंने नहीं पहना होता। तो उससे क्या जाता है, असल लीडर तो इमरान खान साहब है ना, बाकी तो लोग जो हैं उनके साथ उनके वो हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं गवर्नेंस में। तो बात यह कि आप एग्जाम्पल खुद सेट करते हैं। फिर दूसरी ये बात है कि हुकूमत के अपने वुज़रा ने, आप ऑपोजिशन की का सवाल आपने उठाया है तो ये सवाल भी उठाना जरूरी है कि हुकूमत के वुज़रा और गवर्नर्स क्या कहते रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि ये फैशन है और ये ऑपोजिशन के हवाले से आप डेली हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं, सॉरी हुकूमत के हवाले से हम डेली हुकूमत के कामों पर तनकीद कर रहे होते हैं। बहरहाल आज हमने सवाल उठाया ऑपोजिशन के हवाले से कि ऑपोजिशन कहां स्टैंड कर रही है, सिवाय सियासी जुमलाबाजी के अलावा उसने प्रैक्टिकल कुछ किया या नहीं किया। आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि आपको लगता है कि हाँ ऑपोजिशन में अगर पीपल्स पार्टी की बिलखुसूस बात की जाए तो उसने अपना किरदार निभाया है सिंध में। लेकिन बात यहां पर भी आती है कि सिर्फ सिंध ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर और उनका सपोर्टर पंजाब में भी बसता है, KPK में भी रहता है और बलूचिस्तान में भी रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब अवाम की खबर ले लेते हैं कि अवाम क्या कर रही है, क्योंकि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल हमने देखा कि बदस्तूर हर गुजरते घंटे के साथ तशवीशनाक होती चली जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 101 अमवात हुई हैं, जबकि 6000 के करीब नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। ताहम इसमें क्या सख्त इक़दामात, सजाएं और भारी जुर्मानों के अलावा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना मुमकिन है? जनरल साहब आपसे आगाज करूंगी, बताइएगा। हमने लाहौर में देखा है कि वहां पर अब जरा जुर्माने भी किए जा रहे हैं, लोगों का हाथ खड़ा करके दीवार की तरफ उनका मुंह करवा दिया जाता है। अगर इस हिकमत अमली को हम पूरे मुल्क में फैला दें तो आप समझते हैं कि इस वायरस का तदारुक मुमकिन है, इसका फैलाव को रोकना मुमकिन हो पाएगा हमारे लिए?
देखिए, लाजमी बात है कि आप कुछ भी करें, बिल आखिर लोगों को जरूरत है कि वो अपनी जान की बचाव के लिए वो हिफाजती तदबीर इख्तियार करें, जो बताए गए SOPs उन पर अमल करें, ये जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती के लोग इसके बारे में सीरियस नहीं है। हम हर दफा ये सोचते रहे हैं कि लॉकडाउन शुरू में हो जाता, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन आप देखिए कि इंडिया ने शुरू में लगाया और बड़ा टफ लॉकडाउन था उनका, लेकिन वहां भी सड़कों पे बावजूद इसके कि पुलिस लोगों को पकड़ के मारती थी, फिर भी कोई ना कोई आपको फिरते फिराते नजर आते थे। आज वहां पे रोजाना के हिसाब से 11,000 लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट करवा के निकल रहे हैं, 11-12 हजार तक पहुंच गए। ये लॉकडाउन भी इंप्लीमेंट कराना ऐसी पब्लिक से जो खुद सीरियस नहीं होती, अगर SOPs हैं तो वो भी इनसे जबरदस्ती इंप्लीमेंट कराना, इनको लॉ बाइंडिंग बनाना, ये एक हमारे लिए बड़ी अहम, मैं समझता हूँ, एक चीज है और जरूरी है। हमें इसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि जहां लोग खुद इन चीजों को महसूस कर लें कि ये उनकी अपनी जान के लिए खतरा है, उनकी फैमिली के लिए खतरा है, वो देख रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े बाशऊर लोग जो कि सियासतदान है, वजीर आजम भी रहे हैं, वो भी इस चीज का शिकार हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एहतियात जरूरी है। और आज वो शाहिद खाकान अब्बासी लोगों को दर्स दे रहे हैं कि भी एहतियात करें, इसके अलावा हल नहीं है। तो वो एहतियात यही है कि आप SOPs, अब अगर लोग नहीं मान रहे और फिर हर बात का करतूत अपनी खराब और इल्जाम सारा हुकूमत पे डाले, तो हुकूमत को चाहिए कि इनको डंडे मार मार के सीधा करें, सड़कों पे चतरौल करें इनकी, ताकि ये लोग फाइन करें इनको, ताकि कम से कम उनकी अपनी जानों के बचाने के लिए, ये इससे बड़ी नेक नियति और उनकी मदद और क्या हो सकती है कि अगर जूते खा के भी वो अपनी जान बचा ले और अपने घर के लिए कारआमद रहे और रोजी कमा के दे सके, तो बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत को कर लेना चाहिए ये। मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी अगर इसकी तरफ गवर्नमेंट आ जाए तो हम किसी अब जरूरत है, सख्ती वक्त की जरूरत है, लोगों को इस बात पे आमादा करना है कि आप प्यार से नहीं तो खौफ से कम मान जाएं कि आपको अपनी जान की हिफाजत करनी है और उसके लिए ये SOP फॉलो करनी है। लगारी साहब, अब प्यार नहीं मार वाली हिकमत अमली की तरफ जाया जाए? मेरे ख्याल में आपको लोगों को ये एहसास दिलाना होगा, हमने SOPs को मुश्तहर नहीं किया है ज़्यादा, और लोगों को शायद बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं है। हम ये तो ज़ाहिर एक टेलीफोन मैसेज में भी कहा जा रहा है कि जी इतना फासला रखें और फलां हाथ ना लगाएं और गले ना मिलें और इस तरह की चीज़ें ना करें। हर जो बंदा कॉल सुनता है उसके साथ ये मैसेज चल रहा होता है। लोग इसको सीरियस उस वक्त लेंगे जब हमारी लीडरशिप इसको ओनरशिप देगी। इस पैगाम को कम अज़ कम, इस पैगाम को तो ओनरशिप देना। तो हमने जिससे पहले अर्ज किया था कि वज़ीर आज़म मास्क लगाएं, मास्क के बगैर वज़ीर आज़म नज़र ना आए, आप उसका इम्पैक्ट देखें। वफाकी काबीना के वज़रा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मास्क लगा कर रहे हूँ। मैं इसी तरह से कहता हूँ अपोजिशन को भी, जब बैठे मीडिया के सामने हैं, जब लोगों के सामने हैं, तो मास्क लगा कर बैठे, उससे भी आवाज़ आती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आती है आवाज़। हम चूँकि अपने कमरे में बैठे हुए हैं, हम चूँकि आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, हम चूँकि हमारे पास इर्द गिर्द कोई नहीं है, इसलिए हम मास्क उतार कर बैठे हुए हैं, वरना हमारे पास भी मास्क मौजूद है और हम भी उससे वो कर रहे हैं, हम उसका पूरा ख्याल कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा मैसेज जाना चाहिए लोगों को कि जनाब ये है तरीका। फिर इसके अलावा डिस्टेंसिंग का तरीका है। फिर ये इसके अलावा ये है कि लोगों को कहा जाए भी अगर आप कोई चीज़ बाजार लेने जा रहे हैं तो इतनी बड़ी तादाद में ना निकले। लोग काम पर जा रहे हैं तो जाहिर है वहाँ पर हुजूम नहीं बनेगा, लोग जो अपना अपना काम करेंगे उसी काम में होगा। हुजूम बाजार में होता है, हुजूम शॉपिंग मॉल्स में होता है, हुजूम दुकानों पर होता है, हुजूम सड़कों पर होता है। आप इन सड़कों वाले हुजूम को कम करें और इसके लिए लोगों को कन्विंस करें। और सड़कों पर भी ऐसे होता है कि बाइक्स चल रही होती हैं और 50 बाइक्स एक साथ चल रही होती हैं और एक एक बाइक पर 3-3 लोग बैठे होते हैं और ये होती है सूरत हाल। तो हमें लोगों को कायल करना होगा। और दूसरी तरफ ये बात है कि जहां पर सख्ती और जुर्माना करना हो तो आप उसको टेस्ट के तौर पर ले सकते हैं और लोगों को इस बात का कर सकते हैं कि जी अगर आप मास्क नहीं लगाया होगा तो फिर आपको हम वापस भेज देंगे, आपको मार्केट में मूव नहीं करने देंगे, सड़क पर मूव नहीं करने देंगे, आपको गली से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर आपने एहतियात नहीं की हुई है तो आपकी नकलो हरकत पर पाबंदी लग सकती है। अगरचे मैं नकलो हरकत पर पाबंदी को आइन के खिलाफ समझता हूँ, लेकिन अगर मेरी जान को खतरा हो तो फिर मेरी नकलो हरकत पर पाबंदी लग सकती है, लगनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें आप करें। मसला असल मसला यह है कि हुकूमत की तरफ से इसको सीरियस लिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जुर्माने उस वक्त हो, डंडे उस वक्त चलें जब अगर हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद, ये वफाकी वज़रा खुद मास्क पहनकर हर जगह पर जा रहे हों और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रहे हों। अदरवाइज अगर ये लोग खुद इस चीज़ पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो आवाम को क्या डंडे मारकर समझाएंगे? रज़ा रोमी साहब।
जी बिल्कुल, बात यह कि आप ये जो बात हो रही है इस वक्त, ये यही पते की बात है कि लोगों को जो है जब तक आप एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे ऊपर से टॉप से, तो लोग उनके ऊपर फॉलो नहीं करते एसओपीज। ये बात जो है कई बार हो चुकी है, ये इसके ऊपर बड़ी जो है तहकीक हुई है कि सोशल बिहेवियर किस तरह बनता है और किस तरह से लोग जो है वो फॉलो करते हैं। सख्त सजाएं देना सिर्फ एक हद तक काम आ सकता है, लेकिन अव्वल तो ये है कि हमारे पास उस तरह की मशीनरी भी नहीं है कि हर शख्स को सड़क के ऊपर, हर मोटरसाइकिल वाले को, हर चौक के ऊपर आप लोगों को पनिश करना स्टार्ट कर दें। ये वाला तरीका जो है ये मे भी चंद एक दिन तो काम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये भी बेकार हो जाएगा और इसकी कोई अफादियत नहीं रहेगी। ये हमारे अवाम आदी हो जाएंगे। जी आदी हो जाएंगे। ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कल के परसों एक खत लिखा है पंजाब की गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा है कि आप चंद हफ्तों के लिए लॉकडाउन करने को सोचे, मुकम्मल या पार्शल। असल बात तो ये है, देखिए WHO जो है वो एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि दुनिया को गाइडलाइंस देती है, उनकी बात को हमें सुनना चाहिए। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो नुमाइंदे पाकिस्तान में, हम उनसे बात कर चुके हैं, मैंने भी उनसे बात की है, और उनका ये कहना है कि कुछ अरसे के लिए पार्शियल लॉकडाउन ही सही करना पड़ेगा ताकि इसकी कम्युनिटी स्प्रेड जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। इसके ऊपर आपने देखा कि रिस्पॉन्स जो आया है गवर्नमेंट का, उन्होंने कहा वो मुशीर सेहत जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं ये कर पाएंगे। और आज मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब ने अभी थोड़ी देर पहले वो गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, और उन्होंने फिर से कहा कि लॉकडाउन की पॉलिसी को नहीं वो फॉलो करते। अब मसला यहाँ पर ये इस तरह की एक वो क्या कहते हैं पोलराइज्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया हुआ है कि मैं ना मानूं। भाई बात ये है कि आप और क्या तरीकाकार है कि आप लोगों को बचाएंगे। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन एक बेहतरीन तजवीज के साथ जिसको मैं हाईलाइट कर दूं कि बजाय इसके कि अवाम को भारी जुर्माने या डंडे उन पर बरसाए जाएं, कोशिश ये करें कि हम अब पार्शियल लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, जिसे प्राइम मिनिस्टर और सैयद उमर साहब स्मार्ट लॉकडाउन का भी नाम देते आए हैं। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, देखें, हमने मई में ईद से पहले, ईद से 10-12 दिन पहले लॉकडाउन ख़त्म किया। 25 मई को ईद थी, को उससे पहले हमने मिड मई में आके लॉकडाउन ख़त्म किया। आज मैं और आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो 11 जून है, ऑलमोस्ट 25 एक दिन हो गए हैं हमने इस मुल्क में लॉकडाउन को ख़त्म किया। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब इस गवर्नमेंट ने निहायत सोच समझ कर लॉकडाउन ख़त्म किया और आज भी वो इस पॉलिसी पर कायम है कि हमारा फ़ैसला दुरुस्त था, तो ये SOPs का निफाज उस वक़्त क्यों नहीं किया गया? जब लॉकडाउन खोला गया तो 7 SOPs क्यों नहीं लागू किए गए? आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया है कि हुकूमत ने कानून साजी क्यों नहीं की कोरोना के हवाले से। अब तक जो काम है, हम तो कहते हैं पार्लियामेंट को ताला लगा दें, ज़रूरत ही नहीं है हमें पार्लियामेंट की। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप कोरोना के हवाले से कानून साजी करें। ये वही बात है जो मैं आपको पहले कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर अपोजिशन लीडर का मजाक उड़ाया और आर्मी चीफ ने उनकी इयादत की है पाकिस्तान की अखलाकी इक़दार के मुताबिक। तो लिहाजा हमें एक समझना चाहिए, गवर्नमेंट इज़ टू लेट इन SOPs। जब अब हम बार बार भारत की मिसाल देते हैं, हमसे 5 गुना उनकी आबादी ज़्यादा है। अभी जनरल साहब कह रहे थे वहाँ 11,000 केस रोज़ के निकल रहे हैं, हमारे यहाँ 5,000 निकल रहे हैं। मुल्क वो हमसे 5 गुना बड़ा है। हमारी अमवात और उनकी अमवात का कंपैरिजन कर लें, मेरा मतलब, और फिर क्या हमने भारत बनना है? हमने उसको आइडियल और बेंचमार्क अपना बना लिया और कंपैरेटिव एनालिसिस हमने अपना भारत से ही करना है। हर रोज़ हमें भारत से ही अपना जो मुआवजा करने का जो दस्त दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, तो कोई भारत हमारे लिए बड़ी आइडियल एग्जाम्पल हो गया है जो रोज़ अवाम को भारत का दस्त देना शुरू कर दिया जाता है। दुनिया में और भी ममालिक हैं जहाँ पर कोरोना को शिकस्त दी गई है, जहाँ इससे बेहतर हिकमत अमली दी गई है, उनका तो मुआवजा नहीं वज़ीर आज़म पेश करते। दुनिया में और भी ममालिक हैं जिन्होंने SOP पे इससे बेहतर अमल किया है,
उनका मुआवजा तो नहीं अमल करते। दुनिया में ऐसे वुज़रा हुकूमतें हैं जिन्होंने अपने वुज़रा को, एक जगह आर्मी चीफ को इस बात पर मुअत्तल किया कि उन्होंने SOP पर अमल नहीं किया। हमें उनकी तो एग्जाम्पल्स नहीं दी जाती हैं, हमें भारत की तो रोज़ मुआवजा करके बता दिया जाता है कि भारत में ये हो रहा है। कोई बेहतर एग्जाम्पल्स भी कौम को पेश करें, कोई कौम की बेहतर आगाही भी पैदा करें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम SOPs के निफाज में भी बहुत लेट हैं। ये मिड मई में जब हमने लॉकडाउन उठाया था, उससे पहले ये कानून साजी करनी चाहिए थी। रेट ऑफ द गवर्नमेंट SOPs के हवाले से या जुर्माने की सूरत में ना हो, SOPs को जो नफाज है उसको यकीनी बनाया जाए, उसकी इन्फोर्समेंट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये हुकूमत को कर लेना चाहिए। सिद्दीकी साहब, साजी की जाए। हाँ ठीक। अच्छा ज़रियाब, आप ये देखें कि बड़े मज़े की बात है, जैसे कहते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। हमारे कई जो दोस्त हैं वो जो खाली गिलास है उसी का जिक्र बार बार करते हैं। जो सवाल होता है उसका सही तरह जवाब नहीं आता, लेकिन सारी तनकीद इमरान खान साहब या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हो रही होती है कि उन्होंने मास्क नहीं पहना। 10 जगह मैंने उनको खुद मास्क पहने हुए देखा है, मीटिंग्स में बैठे हुए। हाँ ठीक है, कई जगह देखा है कि वो उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, लेकिन ये मास्क को और कोरोना को इतना उनके साथ रिलेट कर रहे हैं कि अगर वो मास्क पहन लेंगे तो सारी कौम सीधी हो जाएगी। जबकि वो तकरीरों में अगर अपनी कोई बताते हैं कि आपको ये जो है अपना स्टेप्स लेने चाहिए, आपको इस तरह SOPs पे अमल करना चाहिए, तो वहाँ पे तो तनकीद आ जाती है कि उन्होंने भारत की जिक्र कर दिया, उन्होंने फलां की मिसाल दे दी। तो तनकीद बराए तनकीद तो चलती ही रहनी है। हमें भी यहाँ बैठ के पॉजिटिव बात करनी चाहिए, पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। रज़ा रूमी साहब हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, सीनियर हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। इन्होंने कहा अपोजिशन का कोई रोल नहीं होता। जिस मुल्क में ये बैठे हैं, ये बरतानिया में, आप वहाँ पे देखें कि अपोजिशन पैरेलल कैबिनेट लेके आती है और आवाम को हर मरले पे हर डिपार्टमेंट के हिसाब से गाइडलाइन देती है। तो अपोजिशन की तो बिल्कुल एक जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनको तो आगे ही दे सकते हैं। दूसरी बात आगे कि ये अमल किस तरह कराना है। आप देखें ज़रियाब, इस मुल्क के अंदर कानून के ऊपर अमल कराना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग जहाँ पे नो पार्किंग होती है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के आदी होते हैं, रेड लाइट को क्रॉस करना जो है वो अपनी एक शान समझते हैं, तो सख्ती करनी पड़ेगी। SOPs की जहाँ तक बात हो रही है, आपको पता है मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, इस्लामाबाद से लाहौर में ट्रैवल करता रहता हूँ। इन 3 महीनों में भी मैंने ट्रैवल किया है, गो के कम ट्रैवल किया। जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैं लाहौर गया हूँ, तो मैंने जगह जगह देखा है पुलिस के नाके भी हैं, पुलिस रोक के SOPs पे अमल भी करवा रही है। डिप्टी कमिश्नर्स को मैंने देखा है कि वो शॉप्स पे जाके शॉप्स बंद करवा रहे हैं। मैंने शॉप सील होती हुई देखी है, उसके बाद जब दोबारा वो दुकानें खुली हैं तो SOPs पे अमल करते हुए नज़र आए हैं। तो ये कोई हमारी अमेरिका, कनाडा, यूरोप में आप देख लें कि SOPs पे इतना ज्यादा अमल नहीं हो सका। लोगों ने सी साइड जाना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान में ये कोई आसान काम नहीं है। मैं 3 पॉइंट्स जरा यहाँ पर हाईलाइट कर दूं। आपने कहा कि SOPs पर अमल दरामद करवाना चाहिए, इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, जैसे कि सरवर्दी साहब ने भी कहा, जलन साहब ने कहा कि अगर वो माहौल बनने वाला है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो हुकूमत वो भी हिकमत इमली इख्तियार कर ले। रज़ा रूमी साहब ने जरूर कहा कि हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की बात करती आई है, तो अब वक्त अगर आ चुका है कि जहां पर ज्यादा केसेस हैं वहां पर हमें पार्शियल लॉकडाउन की तरफ जाना हो। जो बढ़ने ब्रेक की तरफ स्टेट यू। वेलकम बैक नाज़रीन। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जो है वो कल पेश किया जाना है। 2021 के हवाले से हर बार अवाम जो है वो खैर की तवक्को लगाए रखते हैं अपने बड़ों से कि शायद इस बार हमें कोई रिलीफ मिल जाए। इस बार भी उन्होंने यही उम्मीद जाहिर की है। हम मानते हैं कि कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुई है हमारी मईशत, जिसके बाद बजट का जो हुजम है वो 7,600 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम अगर हम बात करें टैक्स आमदन के हदफ के हवाले से तो वो 4,950 अरब रुपए रखा जा सकता है। कुछ सब्सिडीज के हवाले से भी बात करें गवर्नमेंट, लेकिन देखना यह है कि कल जो आने वाला बजट है वो डिसाइड करेगा कि जो कयास आराइयां हैं कि किसी ना किसी हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा, वो मिल भी पाता है या नहीं मिल पाता। तो क्या कल विफाकी बजट आवाम दोस्त होने की तवक्को जो है वो की जा सकती है? इस पर बात कर लेते हैं। लगारी साहब, आपको लगता है कल का जो आने वाला बजट है वो होगा किसी हद तक आवाम दोस्त? अगर हालात हैं अवाम दोस्त बजट होने के तो अवाम दोस्त होगा, अगर हालात नहीं हैं तो अवाम दोस्त नहीं होगा। जाहिर सी बात है, पिछले 2.5 साल में जो कुछ इकनॉमी को मैनेज किया गया और जिस तरह के बड़े बड़े बुकरात इकनॉमी को ठीक करने के लिए लाए गए और जिस तरह से उन्होंने इकनॉमी को ठीक करने की कोशिश की हैं, तो इस तरह से तो ये हुआ है कि 2-3 चीज़ें बहुत खुलकर सामने आई हैं। महंगाई का एक तूफान आया है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हुए हैं, लोगों के घर ख़त्म हुए हैं,
और इन्होंने अपने टारगेट्स वो बनाए जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ दे सकते थे। फिर कार्टेल बने, चीनी का कार्टेल बना और उसको मफादात उसके सर्व किए गए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे पहुंचाए गए। फिर आटे का कार्टेल बना, फिर वो जो कंपनियां थी इसकी इलेक्ट्रिक की कंपनियां, बिजली की कंपनियां थी, उनके लिए एक कार्टेल बना, उसके फायदे पहुंचाए गए। फिर उसके बाद जो है वो अभी आप देख रहे हैं 50-50 लाख भी जुर्माना होता है जिसको जुर्माना कहा जा रहा है। और ये टोटल हैस्कोर और शेल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां तेल रोक कर बैठी हुई हैं, दुनिया मारी मारी फिर रही है, दुनिया को वो गाहक नहीं मिल रहे हैं, मुफ्त में देने को तैयार है। वो ये तक कहने को तैयार है कि भाई बाद में डेफर के पेमेंट कर दीजिएगा, बाद में जब आपसे हो सके तो कहिएगा। यहाँ ये सूरत याद है कि लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। और इस तरह में हम अगर जश्न मनाएं कि जनाब 4 करोड़ रुपए का एक बड़ा जुर्माना, भारी जुर्माना हो गया है, तो मेरे ख्याल में अब भारत कौम के साथ मजाक हो रहा है। इकोनॉमी हमारी एक टोटल फेल्योर की तरफ गई है। अगर आपकी शराय नमू डेफिसिट में चली जाती है, माइनस में चली जाती है, तो फिर तो आप इकोनॉमी को स्टेबल कैसे करेंगे, लोगों को आवाम दोस्त बजट कैसे देंगे? फिर आपके पास है क्या, लोगों को देने के लिए क्या है? आप टैक्स भी नहीं लेना, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप जो है क्या, यानी गवर्न करने का क्या है? हमने बड़ी मैनेजमेंट की, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि जनाब हमने 5 अरब डॉलर के कर्जे अदा कर दिए। भाई ये तो बताएं ना कि आपने कितने अरब डॉलर के कर्जे ले लिए। फिर आपने 13-14% जो है शरह बनाई इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट की बनाकर आपने अपने दोस्तों से कर्जे पकड़े और यहाँ बैंकों में रखे और अपनी साख बहाल करने की कोशिश की है। और अब आप 4-5 महीने में तो वो कर्जे वैसे ही आपके ऊपर इतने बढ़ जाने थे कि वो आप पर बढ़ चुके हैं। आपने बहुत ज्यादा कर्जे ले लिए, उनमें से कुछ अदा किए कि जी हमने इतने पैसे अदा कर दिए। आप असल बताएं कि आपने कितना बोझ डाला है इकोनॉमी पर, और इकोनॉमी कैसे वो करेगी? मेरा खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मुझे ये लग रहा है कि हम डेफिसिट की तरफ, हम बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हैं और ये मामलात हमें ज्यादा खराब होंगे। आप ये बजट तो हो जाएगा, उसमें तालियां भी हो जाएंगी और उसमें वाहवाह भी हो जाएगी। उसके बाद ज़िमनी बजट आना शुरू होंगे, महाना 15 रोज़ा बुनियादों पर जो है वो एक ज़िमनी बजट आएगा, फिर ज़िमनी बजट आएगा और लोगों की खाल उतारी जाएगी। खाल उतार कर लोगों की उसको बेचा जाएगा और अपने खसारे पूरे किए जाएंगे। मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, लगारी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया कि ज़िमनी बजट आता है। हमने भी माजी में देखा है, पिछले साल ही 3 से 4 दफ़ा ज़िमनी बजट सामने आ गया था। बहरहाल जो कल का विफाकी बजट है, आप समझते हैं आवाम दोस्त होने की तवक्को है उस पर? एक तो मैं नहीं समझता वो आवाम दोस्त होगा। दूसरा, मुझे इस हुकूमत की जो इस वक्त पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उस पर एक छोटा सा चुटकुला बहुत फिट आता है कि एक बैंक में डकैती हो गई और डाकू 50 लाख रुपया चोरी करके चले गए, डकैती करके। बैंक मैनेजर ने रिपोर्ट कर दिया कि मेरा 1 करोड़ रुपया चला गया है। तो डाकू परेशान थे कि हम 50 लाख लेके आए हैं, 50 लाख कहाँ चला गया। इस गवर्नमेंट ने भी सारा कुछ कोरोना पे डाल दिया और कोरोना भी परेशान है कि मैंने तो इतना नुकसान नहीं किया है जितना ये हुकूमत ने मेरे ऊपर डाल दिया है। आप देखें पिछले साल इस हुकूमत की क्या तरक्की की शरह बहुत अच्छी थी, खुद इन्होंने रिवाइज की है। ये 70 साल की पहली हुकूमत है जिसने 1 साल झूठ बोलते रहे तरक्की की जरा के हवाले से, और फिर कहते हैं कि हम बड़ी ऑनेस्ट हुकूमत हैं, हम बड़ी अपराइट हुकूमत हैं, हमारी साख बहुत आला है। और आज जब उस पर फिनांस मिनिस्टर से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हाँ वो गलती हो गई थी, इसलिए हमने उसको 1 साल बाद करेक्ट कर लिया। तो मेरा मतलब है पिछले साल बेरोजगारी नहीं बढ़ी थी, पिछले साल महंगाई नहीं बढ़ी थी, पिछले साल शरह तरक्की जो है तरक्की की नंबर नीचे नहीं आई थी, पिछले साल कर्जे नहीं बढ़े थे, पिछले साल क्या नहीं हुआ था जो इस साल नहीं होगा। तो मेरा मतलब है कि कोरोना भी बहुत परेशान है कि मेरा मतलब है उतना मेरे ऊपर ना डालें। आप तो पिछले साल से ही डूबे हुए थे, मैंने इतना नुकसान नहीं किया जितना आपने मेरे से पहले अपना खुद कर लिया था। लिहाजा अवाम दोस्त बजट वो गवर्नमेंट देती है जो अवाम दोस्त हो। हमने जितनी बिजली की कीमत बढ़ाई है पिछले 2 सालों में, क्या वो अवाम दोस्त थी? उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा नहीं नहीं बहुत बढ़ गई है, अब नहीं और नहीं बढ़ानी है। फिर हमने और चीज़ें जो ये मतलब इस ईद पर मुर्गी का गोश्त जिस कीमत पे बिका है वो कभी हुआ है?
चीनी की पूरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, चीनी 85 रुपए ही रही है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि कमीशन तो इसलिए बनाया था कि चीनी महंगी की हुई है, चीनी तो 85 रुपए ही रह गई है, कमीशन बनाने का क्या फायदा हुआ। ये लगारी साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी है, लोगों को तेल नहीं मिला, ये एनआरओ दे दिया इन्होंने ऑयल कंपनीज को। आज जो आपने ब्रेकिंग खबर दी है, आपको उसे ऐसे पढ़ना चाहिए था कि आज हुकूमत ने तमाम ऑयल कंपनीज के साथ एक शानदार एनआरओ करके उन्हें 4 करोड़ रुपए में अवाम का इस्तेसाल करने पर शानदार मुबारकबाद। ठीक है जरूरी साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। रज़ा रमीज़ साहब, इस पॉइंट के साथ आपके पास आऊंगी कि हफीज शेख साहब ने आज कहा कि महसूलात की हदफ में हमें 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान वो 3 से 4 माह का गिनवा रहे हैं। अब आ जाए जरा कल के बजट की तरफ, अवाम दोस्त है तवक्को उसकी? देखिए, बात यह है कि ये मईशत जो थी ये कोरोना वायरस के आने से पहले ही डावाडोल थी, बल्कि सुकड़ रही थी। जितनी पिछले 1-1.5 साल में हमने माशी ज़वाल देखा है, मेरे ख्याल से बहुत कम ही इस तरह देखा है पाकिस्तान की तारीख में। 2 ही मौके थे, बल्कि 3। एक 1950s में जब हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, फिर एक 1971 की जंग के बाद जब हमारा टोटल जीडीपी जो है वो नीचे चला गया था, और तीसरा ये 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। और उन तीनों जो 2008 वाला था जो आखिरी क्राइसिस था, उससे खुशकिस्मती से पाकिस्तान 5-6 महीने के बाद उसे निकल गया था। इस बार जो हम देख रहे हैं वो ये हुआ है कि इससे पहले कि हम क्राइसिस से निकलते तो कोरोना वायरस आ गया, उससे आलमी मईशत भी इन्फ्लुएंस हुई है और तमाम मईशतें इन्फ्लुएंस हुई हैं। अभी तो मसला ये है कि ये बजट जो है ये सख्त भी होगा, और इसमें मेरी अपना अंदाज़ा ये है कि इसमें रिलीफ कम होगी। उसकी वजह ये है कि हुकूमत के पास इतने ज़्यादा खराजात हैं और वो टैक्सेस की वसूली नहीं हुई, और ना ही अगले साल में होने का इम्कान है। लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो वो कहाँ से टैक्स भरेंगे, या कहाँ से इनडायरेक्ट टैक्सेस की, अगर सेल्स नहीं होगी तो कहाँ से इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए जाएंगे। तो अभी जो है वो गवर्नमेंट को इस तरह का बजट लाना चाहिए जो प्रो ग्रोथ हो, प्रो डेवलपमेंट हो, जिसमें कि लोगों को रोजगार मिलने के मौके हों और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, क्योंकि उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है हमें अपनी मईशत को संभालने के लिए। अब ये देखना है कि क्या होता है, कल मालूम पड़ जाएगा। यही दुआ करते हैं कि लोगों को कुछ रिलीफ मिले इस बहुत मुश्किल। आपके एनालिसिस का ये सुनो, कल तक बजट पे ड्यू रखो रज़ा रमीज़ साहब, या फिर आप कुछ कह सकते हैं कि तवक्को की जा सकती है अवाम दोस्त बजट की? मेरा नहीं ख्याल अवाम दोस्त बजट की तवक्को कैसे होगी जब आपके IMF की कंडीशंस को कबूल किया हुआ है, और IMF जो होती है वो उसके जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो जो फिस्कल डेफिसिट है सारी तांद उस पर टूटती है कि आपका जी खसारा कम हो, आप टैक्सेस ये वाले बढ़ाएं वो बढ़ाएं। हालांकि अगरचे ये कोविड-19 की वजह से कुछ उनकी भी थोड़ी सी चेंज आई है, लेकिन उनका पाकिस्तान के अवाम से क्या ताल्लुक, उनका पाकिस्तान के अवाम से क्या मोहब्बत। असल जो पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में मुंतखब लोग हैं, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, ठीक है रज़ा साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका पॉइंट आ गया, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है जनरल साहब, कोरोना का रोना भी है, तो कोरोना तो मार्च में आया ना पाकिस्तान में, तो अब ये कल का बजट हम उम्मीद रख सकते हैं फिर अवाम दोस्त होने की? देखिए ज़रियाब, एक बुनियादी असूल है, कर्जे पे जिंदा रहने वाली कौमें गुलछले नहीं उड़ा सकती, ना उनको उड़ाने चाहिए। पिछली गवर्नमेंट जो थी वो $95 बिलियन का कर्जा छोड़ के गई, जो हमारी अपनी जीडीपी का तकरीबन 80% के करीब 76 या 77% बनता था। आज उससे भी बढ़ गया है कर्जे। आप जब आपकी जीडीपी और उसकी रेशो ये होगी तो आपको हमेशा कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा लेना होगा, या आपने अपनी आमदन बढ़ानी होगी। आमदन बढ़ी नहीं बढ़ी, आपने जो $30 अरब का आपके जिम्मे एक करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ दिया गया था, आपने उसको कम करना शुरू किया। आमदन नहीं बढ़ी, लेकिन आपने अपनी बचत के जरिए $30 अरब का, आज वो गालिबन $3 अरब तक पहुंचा हुआ है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। अब चीज ये है कि जब कर्जे इतने बढ़ जाएं, मैं तो हैरान होता हूं कि उस वक्त पार्लियामेंट कहां थी कि उन्होंने नून लीग की गवर्नमेंट को कन्फ्रंट किया कि आप कर्जे लेते जा रहे हैं और हमें आप सबज बाग दिखा रहे हैं, लेकिन ये कर्जे उतारेगा कौन और उतरेंगे कैसे? क्योंकि असल चीज तो वो है
अब जब गवर्नमेंट जाती है 30 अरब का आपको खसारा छोड़ के जा रही है, 95 अरब डॉलर का आपको कर्जा दे के जा रही है, और तकरीबन 1,500 या उससे कुछ ज्यादा अरब का आपको उन कंपनियों का PIA वगैरह इनका घाटा आपके जिम्मे लगा के जा रही है, और उसके साथ साथ सर्कुलर डेट आपका भी कोई वो भी तकरीबन 1,000 अरब रुपए के करीब 900 कुछ था, वो भी छोड़ के जा रही है। और फिर उस पर तुलना ये कि आखिरी 200 अरब जो रुपया आपके खजाने में था, अपने आखिरी दिन शाहिद खाकान अब्बासी उस पर चेक दस्तखत करके लोगों को बांट गए। लिहाजा पहले दिन से जब आपने हुकूमत चलानी है तो आपको कर्जे की जरूरत थी, वरना आप अगले दिन हुकूमत चला ही नहीं सकते, क्योंकि खजाने में एक दमड़ी नहीं थी। हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बहुत होगा किसी के साथ निकालें, लेकिन चीज यह है कि चीजें ठीक करनी हम सबकी सोच का नतीजा होगी सबका। वो पार्लियामेंट कहां है? आज ये कर्जे ले रहे हैं, किधर है पार्लियामेंट? वो पूछे। हमें तो सिर्फ रोजाना ये सुनने को मिलता है कि जनाब नैब में क्यों बुलाया जा रहा है फलाम। ओ भाई मेरे, ये इस मुल्क की बात है। नैब तूने खाया माल, अब तुझे नैब अगर पूछ रहा तो पूछने दो, मेरा उससे क्या मसला। मेरा मसला ये है कि मुल्क की इकॉनमी ठीक करने के लिए तूने को बात की है, तो वो इनमें से कोई नहीं करता। लेकिन आज भी मसला ये है कि कर्जे लेके कर्जे उतार रहे हैं आप। अब कोरोना ने क्या किया है? 16 अरब डॉलर का आपको रिमिटेंसेस आती थी जो बाहर के मुल्कों से आपको पाकिस्तानी भेजते थे, वो हो गई 0, बल्कि वो उल्टा बेरोजगार होके आपके जिम्मे लग गए, मुल्क में आ गए हैं। वो कहते हैं जी अब हमें भी पालें आप। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि एक्सपोर्ट्स आपकी रुक गई, क्योंकि बाहर भी लॉकडाउन है, मार्केट खुल नहीं रही, काम चल नहीं रहे, आपसे माल कोई मंगवा नहीं रहा, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं आपके। सो आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी तो आमदन कहां से आएगी आपको जनाब? और जो घाटा करने वाले अदारे हैं वो चल रहे हैं वो उसी तरह ही। वो कहते हैं जिनके मुलाजमों को ना छेड़ें, इनको पालें, ये धेले का काम ना करें, इनको रोटी दें, इनको पैसे दें। तो ये हालात आप मुल्क के रख के बैठे हुए हैं। और अच्छा जनरल साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि कर्जों के बोझ तले चलने वाली हुकूमतों से हम दोस्त तब आए जब ये कौम कमाए, टैक्स पे कमाए, अपने पैसे पे याशी करे, बिल्कुल करे। जब आप टैक्स नहीं देने को तैयार, ताजर हड़ताल करते हैं, आप उससे कहते हैं कि तुम नॉन फाइलर हो, फाइल करो, वो हड़ताल कर देता है। चलिए ठीक है, जॉब्स है नहीं, इनकम है नहीं, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा, टैक्स की अदायगी कहां से मुमकिन हो पाएगी? क्वेश्चन मार्क है ये भी। मेरा केस नैब में नहीं जाना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है मेरा कैब नैब में नहीं जाना चाहिए, वो आपको ब्लैकमेल करता है ये माफिया। ठीक है जनरल साहब, पॉइंट आपका आ गया। तो याशी किस बात की और किस बात की आप कहते हैं कि जी हम हमारी फलाह बहबूद होनी चाहिए? पैसा दें, कमाएं और आगे फिर जो मर्जी करें, खुद कमाएं खुद खाएं। नसीम सिद्दीकी साहब, आप ये देखें ज़रा कि जब भी हम अपने उस्ताद के साथ कोई चीज़ वो हमें पढ़ाते हैं या लेक्चर वगैरह देते हैं तो उसमें वो तारीख़ का हवाला ज़रूर देते हैं। हर जगह आपने देखा होगा कि हर चीज़ में तारीख़ का हवाला मिलता है। आप उलमा मशाइख के पास किसी मसले को लेकर चली जाएं तो वो हमेशा तारीख़ का हवाला ज़रूर देंगे। लेकिन हमारे मुल्क में तो पिछली गवर्नमेंटों का जिक्र करना भी कुछ तजियाकार जो है वो उसको गुनाह समझते हैं। मैं तो कहूँगा कि 71 साल से इस मुल्क के अंदर शहद और दूध की नहरें बह रही थी, अब 2 साल से जो है बस इस मुल्क का इमरान खान ने आके बेड़ा गर्क कर दिया है। सारा जो मलबा है वो उनके ऊपर डाल दिया गया है। हम आवाम को कहते हैं कि आवाम जो है वो कोरोना वायरस को नहीं मानती, लेकिन हमारे कुछ तजियाकार जो तबाही आ रही है कोरोना से उसको नहीं मानते, जबकि सारी दुनिया में देखा गया कि जिस तरह जनरल साहब ने जिक्र किया कि रेमिटेंसेस नहीं आ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट नहीं आ रही, तो भाई बहुत बड़ा नुकसान इस कोरोना ने पूरी दुनिया में किया और ये नुकसान आने वाले दिनों में पता चलेगा। रज़ा रूमी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब हमारी इस वक्त मईशत ठीक ही नहीं है तो हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कोई आवाम दोस्त बजट देगी। इस वक्त गवर्नमेंट के बुरे हालात हैं, जो पैसा फिस्कल डेफिसिट में था या इस वक्त इकॉनमी का जो हाल है उसमें वो कोशिश करेंगे। और फिर जब IMF की जो कदगन लगी हुई है उसकी मौजूदगी में तो आप अच्छा बजट दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो हुकूमतें होती हैं उनका कोई कारोबार नहीं होता। हुकूमतें हमेशा टैक्स कलेक्शन करती हैं और इस मुल्क में आप देख लें कि टैक्स कलेक्शन का क्या हाल रहा है। हर इदारा बदनाम है, हर इदारे में करप्शन है, वो FBR हो या सेल्स टैक्स के हो या दूसरे हों। जब आप हुकूमत को पैसे देते नहीं हैं, किसी भी हुकूमत को, और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बहुत अच्छा आवाम दोस्त बजट देंगे या वो आपको कोई बेनिफिट्स देंगे, गो के आप देखें कि इस क्राइसिस में भी इस हुकूमत ने एहसास
प्रोग्राम के जरिए कितने गरीब लोगों को जो है पैसे बांटे हैं, उनको डोर स्टेप के ऊपर पैसे मिले हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत जिस तरह से आवाम का एहसास किया गया, उम्मीद ही की जा सकती है कि कल भी आवाम का एहसास है। माना कि IMF की शराइत यकीनी तौर पर खासी कड़ी है, लेकिन ये आवाम, खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इससे उम्मीद रख सकते हैं। हमें भी कल तक की तवक्को है, देखते हैं कि कल आने वाला जो बजट जो है क्या वो आवाम दोस्त होगा या नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।